हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की साइंस चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऊपर आई बटन दिख रहा होगा। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें विंटेज क्वेश्चन पढ़े थे, वहाँ पे क्लिक करने पे वो खुल जाएगी। वीडियो एंड होने के बाद एक सब्सक्रिप्शन का बटन होगा और उसकी बगल में वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आएगी। तो वहाँ पे जो भी वीडियोज़ अभी तक क्लास 9 के जो चैप्टर 5 है हमारी, उसकी जितनी भी वीडियोज़ हो वहाँ से आपको मिल जाएगी। एक्सप्लेनेशन वीडियो की अगर आपको समझ में आती है, समझ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में कंपैरिजन को देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोल रहा है कंपैरिजन कीजिए एंड बताइए प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो प्लांट सेल की हम क्या करेंगे, तो प्लांट सेल जो होते हैं जनरली वीगर होते हैं दैन एनिमल सेल। कहने का मतलब यहाँ कंपेयर किया जा रहा है कि जो प्लांट का जो सेल होता है वो एनिमल के सेल से बड़ा होता है, और अगर एनिमल की बात करें तो उसमें क्या होती है, रिलेटिवली स्मॉल होती है। सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल में ये होता है, एनिमल सेल में बात करें तो ये नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है और ये इसका जो पोजीशन है बताया जा रहा है वो कहाँ होता है, ऑन वन साइड ऑफ द सेल, सेल के एक साइड में होगा। ठीक है, और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ द सेल, सेल के बिल्कुल बीच में सेंटर में होगी। ठीक है, सेंटर में होगी। उसके बाद अगर हम बात करें वैक्यूल्स की तो यहाँ पे देखो द साइज ऑफ द वैक्यूल्स यहाँ पे इज लार्ज। कौन है ये, हमारा प्लांट सेल। यहाँ पे वैक्यूल की साइज जो है वो लार्ज होगी। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वैक्यूल जो होती है वो स्मॉल होगी। ठीक है, प्लास्टिड्स की बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो प्लास्टिड्स है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये हमारा क्या है, एनिमल सेल है। ठीक है, इस तरह से कुछ डिफरेंसेस हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का देख लिया है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में कुछ डिफरेंसेस बताने के लिए। तो हम चैप्टर में भी जो इंटेंस क्वेश्चन थी उसमें भी किए थे, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, वो जो है वो स्मॉल होती है, 1 से 10 पिकोमीटर होती है उसकी साइज। ठीक है, और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो क्या होती है, इसकी साइज 5 से 100 पिकोमीटर के बीच में होती है, रिलेटिवली लार्ज होती है। इसकी कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये क्या होती है, बड़ी होती है। न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो न्यूक्लियर रीजन जो है प्रोकैरियोटिक में वो पुअरली डिफाइंड होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है, नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे यूकैरियोटिक की तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर जो रीजन है वो वेल डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारा यहाँ पे वो प्रेजेंट है, जो कि हम देख रहे थे कि हमारा प्रोकैरियोटिक में ये क्या था, एब्सेंट था। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनल्स की बात करें तो जो भी यहाँ पे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा गोल्गी एपेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, सारे हमारे ऑर्गेनल्स थे। तो ये जो पाए जाते हैं यहाँ पे वो क्या है, आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। यहाँ पे क्या है, कवरिंग नहीं होती है इनमें। वहीं अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा यूकैरियोटिक नहीं, ये हमारा प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, और ये हमारा यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में क्या होती है, जो ऑर्गेनल्स होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। कहने का मतलब क्या, वो एक कवरिंग के साथ होती है। ठीक है, क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पे 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। ये हमारा यूकैरियोटिक हो गया। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो सेल के बाहर का जो बाउंड्री है वो अगर ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगी। तो देखो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर कर जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, जो सेल है वो वुड इवेंचुअली डाई, जो सेल है वो मर जाएगी। ठीक है, अब कैसे होगा, बिकॉज हम जानते हैं जो भी मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस का सेल के अंदर में, सेल से क्या है, बाहर से अंदर जाना, या फिर सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालना, तो वो क्या है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो होता है। ये क्या है, जो आउटर कवरिंग हम मानते हैं सेल की, तो ये नहीं रहेगा तो जो सेल है वो डाई कर जाएगा। बिकॉज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विल नॉट बी रेगुलेटेड। ठीक है, वोंट बी रेगुलेटेड, वो क्या, वो कंट्रोल उसको कोई करने वाला नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दिस विल कॉज इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस टू मूव आउट ऑफ दिस सेल। बाउंड्री ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो है वो सेल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई होगा ही नहीं। ठीक है, एंड जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो सेल के लिए खराब है फ्रॉम द इन्वायरमेंट वुड इंटर द सेल। इन्वायरमेंट से क्या करेंगे, वो सेल के अंदर आ जाएंगे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन खराब हो जाती है, रप्चर हो जाती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा
व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपैरेटस, अगर कोई गोल्गी अपैरेटस नहीं हो सेल के अंदर तो क्या सेल के अंदर हमारा उसके एब्सेंस होने से क्या इफेक्ट होगा वो हमें बताना है, सेल के लाइफ में क्या होगा इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है, जो गोल्गी अपैरेटस होती है उसमें क्या होती है, स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स होती है। हमने देखा था क्या होता है, एक तह होता है, ठीक है, एक तह होता है, हमने देखा था किसका, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स का, बैग लाइक स्ट्रक्चर का, जिसका फंक्शन क्या क्या है, हमने देखा था क्या क्या फंक्शन होता है गोल्गी अपैरेटस का। तो सबसे पहले सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है, फिर पैकेजिंग का काम करती है, जो भी उसके पास एंडोप्लाज्मिक से आते हैं वो क्या करती है, उसको पैकेज करती है, ठीक है, एक कवरिंग उसका बनाती है, ठीक है, फिर क्या होती है, कुछ सब्सटेंसेस जो है उनके मैन्युफैक्चर में भी उसका रोल होता है। तो अगर गोल्गी अपैरेटस ना हो, विदाउट द गोल्गी अपैरेटस क्या हो जाएगी, द सेल्स विल बी डिसेबल्ड फ्रॉम पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग मटेरियल्स दैट वेयर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। कहने का मतलब क्या है, जो भी प्रोड्यूस होगा मटेरियल सेल के द्वारा तो वो क्या हो जाएगी, एक तो पैकिंग नहीं कर पाएगी उसका, और डिस्पैच करने का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे सेल में रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ले जाना, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम, तो वो जो है वो सेल में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, जो गोल्गी अपैरेटस है वो इसके साथ साथ जैसे पैकेजिंग हो गया, स्टोरिंग हो गया, मटेरियल को डिस्पैच करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जहाँ से उनको रिसीव कर रहे हैं, फिर सेल में जहाँ रिक्वायरमेंट होते हैं वहाँ पे वो देते हैं, तो वो सारे बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ सेल के फॉर्मेशन में भी उनका रोल होता है। तो हेंस इन द एब्सेंस ऑफ गोल्गी अपैरेटस द सेल्स विल नॉट बी प्रोड्यूस, सेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई। कौन सी ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों कहते हैं ये भी पता है हमें। इट इज़ बिकॉज इट रिलीजेस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है तो वो सभी एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में करती है, हमने देखा था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है एक, ठीक है, इसके फॉर्म में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। और ये किसके लिए एसेंशियल है, एसेंशियल है फॉर न्यूमरस केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, लाइफ में कोई भी जो केमिकल एक्टिविटीज़ है उन सभी के लिए हमें एनर्जी चाहिए। हेंस एटीपी को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो रिफर टू एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को हम इसलिए एनर्जी करेंसी कहते हैं, कहने का मतलब क्या है, वो जहाँ से वैसी करेंसी जहाँ से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। कहने का मतलब क्या है, हमें पता है कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन, हमें पता है जो सेल मेम्ब्रेन है बनती कैसे है, लिपिड से एंड प्रोटीन से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये बनती कहाँ है सेल के अंदर, उसका लोकेशन हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहाँ पे बनती है, इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, अब कौन कौन सा, तो इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड वेयर एज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड्स टेक प्लेस इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा प्रोटीन है वो कहाँ बनता है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि हम RER बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम लिपिड्स की बात करें तो वो कहाँ बनती है, हमारी SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में बनती है। RE और SER क्या है, तो दो ही क्लासिफिकेशन है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। जो अमीबा है वो अपने फूड को कैसे लेती है, तो अमीबा जो है ऑब्टेन करती है अपने फूड को कैसे, तो बाय द वर्च्यू ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इट्स शेप, उसका जो शेप है, ठीक है, शेप का जो उसका नेचर है, गुण है, ठीक है, उसी के मदद से। क्यों, क्योंकि उसका जो शेप होता है क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, अमीबा का जो शेप है वो क्या है, किप्स चेंजिंग, चेंज होते रहती है। देखो ये वाले जो चेंज होती है, उसका जो शेप है ना वो चेंज होते रहता है। तो कैसे होता है, तो देखो अमीबा इंट्रैप कर लेती है द फूड पार्टिकल अराउंड इट्स मेम्ब्रेन, उसके मेम्ब्रेन के बगल में जो भी यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल आ गई तो क्या होगी, इसको ट्रैप कर लेगी अपने अंदर। ठीक है, ट्रैप कर लेती है एंड फंसाने के बाद वो क्या करती है, इनगल्फ कर लेती है अपने साइटोप्लाज्म में, यहाँ से ली ट्रैप की, और उसके बाद उसका जो साइटोप्लाज्म है, वो जो फूड मटेरियल है, पार्टिकल है, वो वहाँ आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है,
आपको पता होगा वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू एंड गैसेस पार्टिकल का मूवमेंट कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या है, तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। उसमें क्या होती है, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर का मूवमेंट होता है कहाँ, तो एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका क्वांटिटी यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो जो ऑस्मोसिस है वो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, फ्रॉम हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। और ये होता किस में है, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि हमारा क्या है बताओ, वो हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उसके थ्रू। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है, एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करना, और जो प्लेलिस्ट है बगल में उसको वहाँ पे ओपन कर लेना, चैप्टर मिल जाएगी, वीडियो को सब्सक्राइब करना। टेक केयर एंड बाय बाय।